G. Agarwal on our show Ketu Vigyan, and we'll be discussing infinite emission technologies, that is the Big Bang Theory with him. मैं आज के इस प्रोग्राम केतु विज्ञान में आप सभी व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ एज अ गेस्ट कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, और आज भी हमेशा की तरह उनसे उन सब्जेक्ट्स पर हम बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी के एंगल से शायद हमने कभी नहीं समझी। जैसे एक साधारण सा कंसेप्ट ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी का, ये बच्चे साइंस की किताबों में पढ़ते हैं 8th, 9th और 10th क्लास में, जिसके बारे में बताया जाता है कि यूनिवर्स का क्रिएशन किस तरह से हुआ। उसके लिए बिग बैंग थ्योरी की बात की जाती है, और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि देयर इज़ अ ब्लैक होल इन द यूनिवर्स, जिसमें अल्टीमेटली सब कुछ मिल जाने वाला है, दैट विल बी द एंड ऑफ दिस क्रिएशन। तो लेकिन इसको अगर हम टेक्नोलॉजी की वजह से समझें, अपनी लाइफ के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, या फिर एनवायरनमेंट के, इकोसिस्टम के या पोल्यूशन के को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, तो आज के सबसे महान पर्यावरणविद प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल हमारे साथ हैं। तो उनसे उनका नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और सीधा सवाल सबसे पहले अश्विनी जी आपसे हमारा यही है कि बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी, ये साइंस की किताबों के 2 चैप्टर्स तो हैं, लेकिन हमारी लाइफ में इनका क्या अर्थ है, क्या कंटेक्स्ट, हाउ दे आर कंटेक्चुअल टू आर लिविंग आर लाइफ। See, these two statements are very interesting. Black hole, concept of black hole and concept of Big Bang. The only problem in understanding this is the size. What is the size of the black hole? That you have never bothered. We always talk of physics. Whichever is measurable, whatever is not measurable does not exist. And if the size of the black hole is not measurable, that means it does not exist. Are we trying to understand that? Are we living in the world of only contradiction? But the world exists, so that means it must be existing somewhere, black hole. But the key is how many of them exist. Are there many black holes, or there are one, or there are many? Once you start realizing the facts that black hole each individual has, each individual, whether it is animals, whether it is birds, whether it is human beings, and Big Bang theory, it exists in everybody, each and every person, each and every entity in universe. So I am surprised that we are stuck with talking about so many things in this thing, in these 2 words, and they exist with everybody. We never bother to learn our black hole and our Big Bang. Where is our Big Bang and our black hole? I mean, हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी में बिग बैंग या ब्लैक होल कहाँ है? इट डज नॉट एग्जिस्ट। बिग बैंग को यूनिवर्स के क्रिएशन से जोड़कर देखते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है कि एक शब्द था, एक वाक्य था छोटा सा हमारे सनातन कल्चर में, कल्चर ऑफ सनातनिज्म। सनातन कल्चर में एक शब्द है, एक वाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अगर ब्लैक होल ब्रह्मांड में है तो पिंड में होगा ही होगा, और अगर ब्रह्मांड में नहीं है तो पिंड में होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो नाउ यू टेल मी वेदर इट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स और नॉट। यूनिवर्स में तो साइंस में तो हम पढ़ते ही हैं, अब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसके बारे में तो होता ही होगा, ये मान करके हमें चलना होगा। तो अगर यथा पिंडे तथा, या तो तुम ये कह दो कि हम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे को गलत मानते हैं। नहीं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो हाउ कैन यू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस? तो इसीलिए यू हैव टू टेक डिसीजन के आइदर दिस और दिस।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। सनातन संस्कृति का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, हमारा आधार बनता है ये सनातन संस्कृति का। जबकि ब्रह्मांड को जब हम साइंस के एंगल से समझते हैं, मुझे नहीं पता भारतीय विज्ञान जो हमारे पुरातन विज्ञान की जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है उसमें ब्लैक होल के बारे में जिक्र है कि नहीं, ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन यस दैट इज़ अ फैक्ट। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे ये फैक्ट है। और ब्लैक होल एंड बिग बैंग अगेन एग्जिस्ट, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। बात ये है कि कैसे, I mean, हम उससे क्या समझें। तो एक बात ये समझ लो कि यूनिवर्स इज नॉट प्लैनेट अर्थ। द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव स्टक विद प्लैनेट अर्थ एज यूनिवर्स। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक विच वी हैव इन साइंस, because science says whatever is not measurable it does not exist, and only on planet earth you can measure, you cannot measure anything else anywhere. नहीं, मेजरमेंट हुआ ना, जैसे भारत से धरती से चंद्रमा की कितनी दूरी है, तो दूरी तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, तो दूरी तो कॉन्सेप्ट ही प्लेनेट अर्थ का है ना। अब 100 किलोमीटर नाप रहे हो या 1 लाख किलोमीटर नाप रहे हो या 10 लाख किलोमीटर नाप रहे हो, हाउ डज इट मैटर। पर हम सन से मार्स की दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ डज इट मैटर। तो वही कुछ मेजरमेंट्स की हमें जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने ब्लैक होल को या बिग बैंग को हम मेजर नहीं कर सकते। तो बताओ, नहीं मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे बताओ कि व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्लैक होल। आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, इफ यू थिंक दैट ब्लैक होल, फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव वन ब्लैक होल और यू हैव मेनी ब्लैक होल्स। एक ही ब्लैक होल की बात होती है या कई गैलेक्सी में, हर एक गैलेक्सी में ब्लैक होल होता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट साइंस सेज अबाउट इट, बट ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस के बारे में बात होती है। बात यही कह रहा हूं मैं कि हाउ मेनी ब्लैक होल्स एग्जिस्ट, सो यू विल फाइंड दैट नन या ब्लैक होल दे हैव कंसिडर्ड समथिंग एज ब्लैक होल। इसका मतलब ये फेक कंसेप्ट है। It is absolutely fake concept. That black hole does not exist. If black hole does not exist, that means Big Bang cannot exist. तो यूनिवर्स का क्रिएशन का जो ये कंसेप्ट है कि एक दिन evolution का concept is absolutely a junk idea. There is nothing called evolution. कहते हैं कि बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है, बढ़ता है, पर टेस्ट ट्यूब में बढ़ता है, तो माँ का पेट तो टेस्ट ट्यूब नहीं हो सकती। इवोल्यूशन तो उसका होता ही है, जैसे उसको हालात मिलेंगे, चाहे वो मदर के फॉर्म में मिले चाहे वो टेस्ट ट्यूब में मिले, इवोल्यूशन उसका वैसे हालातों में। वो इवोल्यूशन नहीं है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। व्हाट यू आर कॉलिंग एज इवोल्यूशन, दैट इज नॉट इवोल्यूशन, दैट इज बाउंड टू हैपन। Okay, we talk of the delivered baby. Do you think anyone can stop its growth? उसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो इवोल्यूशन किसको कह रहे हो तुम, मुझे ये बताओ। What do you mean by the word called evolution? अश्विनी जी, जितना मैं समझी हूँ, इवोल्यूशन का मतलब ये है कि हर चीज इस प्रकृति में इवॉल्व करती है, धीरे धीरे वो अपनी ओरिजिनल शेप में या अपनी नेचुरल फॉर्म में आती है। अगर ऐसा होता तो पानी इवॉल्व हुआ क्या? आप क्या सोचते हो पानी इवॉल्व हुआ? नहीं। फिर तो आपका जो हवा इवॉल्व हुई? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डू यू थिंक स्काई गॉट इवॉल्व फ्रॉम समवेयर? इट्स ए डम्ब आइडिया दैट वाटर इज इवॉल्विंग एंड द वोल्केनो इवॉल्व्स. Okay, you can say that volcano evolves and the whatever comes out of it becomes the Earth, planet Earth, Prithvi Tak. But I mean, volcano is there. Volcano has not evolved. अगर हम इवोल्यूशन की थ्योरी को हम कहें कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तो हमें क्रिएशन की थ्योरी को मानना होता है, जो शायद सनातन संस्कृति का भी हिस्सा है, क्रिश्चियनिटी में भी ये कहा गया है और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि क्रिएट किया गया है सृष्टि को. इट हैजंट इवॉल्व्ड, इट इज एक्चुअली क्रिएटेड. क्रिएटेड बाय हुम एंड व्हेन, इस पे अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं. बहुत सिंपल है इसको समझना. क्रिएशन एनीवन कैन डू. टुडे यू आर क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स. So
anyone can create anything. What is great about it? I don't know. I fail to understand what is great about creation. I can create sun sitting here. Depends how big a sun I want to create. I have a tube light of 10 watts. I have a tube light of 20 watts, 40 watts, 100 watts. That is a creation. So creation is something which is a stupid idea to discuss on. Anyone can create anything. The only matter is size. How does it matter? जी. तो एक और कंसेप्ट जो साइंस में बहुत स्ट्रॉन्गली जो आधार बनता है साइंस का, वो है मैटर एंड एनर्जी. यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ मैटर हैं और कुछ एनर्जीज हैं. एनर्जी कैन नेवर बी किल्ड, इट कैन नॉट बी फिनिश्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. एनर्जी को का रूप बदल सकता है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती है. Right. और देयर आर सम मैटर्स, और वो मैटर्स एनर्जी से चलते हैं. जैसे द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो एक एनर्जी से चलती है. तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा, यू सेट द आंसर योरसेल्फ. मैटर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी. So prime factor is energy, not matter. Matter does not exist. If energy can be transformed in any form. That becomes matter. That's it. So matter is a nothing actually. It's all energy. Energy takes one shape, it takes another shape, it takes another shape, it takes another shape. That's it. If you think that you have created energy, that's a stupid idea. Energy exists and you have only used that energy to convert into a different shape. Like you take a mud and you create a shape, any shape, whatever you can imagine. That's it. Dinosaurs. You saw an elephant and you have a goat. Goat cannot become elephant. You know that. But if you pull in the metaverse, we are talking about metaverse. Metaverse where you can create anything. What is the big deal about it? Nothing. But yes, once you start knowing about physio-virtual world, then you will realize that how you can convert energy into matter. That belongs to physio-virtual world, not metaverse. Yeah. जी. तो अश्विनी जी, जब हम एनर्जी और मैटर की बात करते हैं, अगेन गोइंग बैक टू द बिग बैंग थ्योरी विच वी हैव ऑल स्टडीड इन आवर स्कूल्स, राइट. तो इसको आपने आउटराइटली कह दिया कि ये कभी कुछ नहीं होता, तो वी कांट रिजेक्ट इट आउटराइटली ऐसे ही. इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन सम काइंड ऑफ आग का गोला एंड इट एक्सप्लोडेड. दिस एनर्जी ओनली गॉट ट्रांसफॉर्म, छोटे छोटे टुकड़े उसके हो गए, वो प्लैनेट्स बन गए एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग इन द यूनिवर्स, और इस तरह से यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ. आपके अकॉर्डिंग अगर ये क्रिएशन है तो व्हाट इज द होल कंसेप्ट ऑफ, ये कैसे बन गया, सब कुछ बनाया गया इस तरह से? नहीं, बहुत सिंपल है भाई. एनर्जी इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स. ओके, दे वर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स. I realized that no yaar, I want some other shape. I am a scientist and I decided no, I don't like this shape. So plastic surgery got evolved and you can change your body, you can change whatever you want to change. Energy has no shape. Well, who says? You can make energy only has got converted into matter. First you have to understand that. The moment you understand this, that energy got converted into matter, simply you will understand that once matter is available, I can create any shape. But then एनर्जी पर भी इतना काम हो रहा है. अब खैर सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं. पर्यावरण इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे काम हर लेवल पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर मिनिस्ट्री में, हर एक गवर्नमेंट में हो रहा है. लेकिन फिर भी जो हमारा इकोसिस्टम है हर एक लेवल पर, एयर के लेवल पर, वाटर के लेवल पर, हमारे लिए एक समस्या बना हुआ है. आज भी हम इस पर डिबेट कर रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेटर है टू क्लींस आवर लेक्स और आवर रिवर्स, या हम क्या करें जिससे कि एयर पॉल्यूशन इतना ना हो. पटाखों को बैन करें क्या, या पराली जलाने को बैन करें, या व्हाट टू ब्लेम टू. अब इसमें एनर्जीज, आपका जो ये कंसेप्ट है कि मैटर इटसेल्फ इज एन एनर्जी, जो आप ये कह रहे हैं, now how do we use it for environment? Absolutely.
So we should start thinking about energy, not about matter. First thing, root. Matter exists because of energy. So forget matter. Start worrying about energy, and everything will get taken care of. Like आजकल जो सबसे ज्यादा पहले जो चल रहा था, we were worried about pollution because of garbage placed on earth somewhere. वहां पर कूड़ा पड़ा है तो इट इज कॉजिंग पोल्यूशन. दिल्ली में इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनको हटाने के लिए हम लोगों ने इलेक्शन, सारा का सारा इलेक्शन कैंपेन बदल गया. जबकि कूड़ा तो पहले डाला किसने कूड़ा? वी वर टॉकिंग अबाउट कूड़ा ऑफ. तो लोगों को लगा यार कूड़ा की बात करके तो हमें बेवकूफ बन गए हम. तो फिर नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन. First elections were won on the name of water purification, cleaning of rivers. Water cleans by itself. Self-healing system. Body is entire allopathy is based on this concept that body is a self-healing system. It rejects the waste, and if you have taken extra dose, your body will reject the extra dose. That is the foundation of allopathy. That is the foundation of Ayurveda. That is the foundation of every medical system. But what we are talking about पर्यावरण. तो अभी पानी के पोल्यूशन के ऊपर बहुत चर्चा शुरू हो गई है कि we should clean our waters. Nobody is bothered about energy at all. Use energy to clean water. It will get cleaned in such a short span of time, for which you are taking years and years. How can we clean the water using energy? There is the pollutants are in matter form in the water. People throw waste. People throw industrial waste is going in the water. How do we clean it through? Very simple. Now you have to identify if the waste is because of chemicals, it will get cleaned only using chemicals. If it is a waste of nature, nature will clear it by itself. If it is a waste created by what? There are only two possibilities, either by chemicals or by nature, natural waste. गंगा नदी में I belong to उत्तर प्रदेश, so I am very very close to गंगा. Right. तो गंगा नदी में लोग कूड़ा डालते हैं. कानपुर की तरफ अगर हम जाते हैं तो उधर गंगा में all kind of industrial waste goes into the river. Correct. तो गंगा एक्शन प्लान नाम का एक प्रोजेक्ट which was initiated in 1980s by Indian government, ये इसी पर्पज से शुरू किया गया था कि we have to cleanse the Ganges, and उसका असर yes we could see, but the problem here is again that stop bothering about matter, shift to consideration of use of energy. Till the time you do that, nothing is going to work. You keep working, nothing is going to work. The lightning given by the nature, use that lightning to clean up water. It will take maybe 10 seconds. Just shift that lightning into water. Create systems. The antennas, Kuchal antenna is a very good product. If you use that antennas in the river or near the river, whatever the procedure will be required, and that lightning will go into the water and clean it instantly. Start bothering about using energy rather than using another matter to create clean matter. No point. It is going to create another kind of waste. अश्विनी जी, क्या आपको लगता है कि एनर्जी को यूज करके हम हर तरह के पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं? जैसे कि एयर पोल्यूशन, अब पटाखे जलाए जाते हैं या बहुत धुआं होता है. एयर पोल्यूशन के कई फैक्टर्स हैं जिस पर मुझे बात करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे एनर्जी को हम किस तरह से, कौन सी एनर्जी को यूज करके हम एयर को क्लींस कर सकते हैं? पहली बात तो यह कि पटाखे वो पोल्यूशन नहीं करते हैं, ये वहम है. पटाखे स्पेशली जो सनातन कल्चर में जो पटाखों की बात करी जाती है, दे आर यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर. सो वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनर्जी,
You don't need to clean water. You can clean, if you clean air with the energy, water will automatically get cleared. Try to understand how water is becoming polluted. You are throwing your pollutants from your body into water. Yeah, of course. That's it. So reduce that pollutants or convert those pollutants into energy. And what about industrial waste? Same thing. Your body is a full-fledged working machine. It is producing waste. It is taking input. Everything it is doing. So consider that as a factory itself. So start considering a person, a living human being, as a factory. The moment you start thinking in this direction, you will realize that pollution does not exist. How can we say that pollution does not exist? Because you are the one who is contributing that pollution. Yeah, of course, but pollution does exist. So you have to Pollution is reduce reality. it. No, of course, why human body is sick? Why it is getting disease? Where from it is getting disease? It is leaving the pollution inside the body. So that is causing diseases. आप आयुर्वेद में किसी से जाके पूछ लो, आयुर्वेद का फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है कि आपके अंदर कहीं पर मैल जमा हो गया है. द वेरी फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद इज कि आपके अंदर कहीं पर पोल्यूशन जमा हो गया है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हो. हाँ जी. दैट्स इट. तो उस पोल्यूशन को तुम अंदर क्यों रहने दे रहे हो? उसको बाहर क्यों नहीं फेंकते हो? ओके. तो अब अगर हम ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह देखते हैं, तो जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स, वेस्ट इकट्ठा होता है, वो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूशन है जो हमारे अंदर इकट्ठा हो गया. अब उसको हटाने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, या हम कई बार कुछ एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम यूज करते हैं. तो यहाँ पे एनर्जी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं टू क्लीन द बॉडी? प्राणायाम इज प्योरली यूज ऑफ एनर्जी ओनली. वी आर यूजिंग एयर. Air has energy. The name of the energy of air is Krishnansh. Everything is well defined. Use that Krishnansh to clean up your body inside, and you will have a waste-free body machine. It will not throw any waste. It will not throw any waste is not practically possible. Who says? Okay, if you say that, okay, let us take that itself. Then convert that waste into energy. Use shunt technology to convert that waste into energy. It's so simple. फिलहाल अगर हम दिल्ली की कंडीशन देखते हैं तो दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है. फिजिकल फॉर्म में भी वेस्ट बहुत ज़्यादा है, कूड़े का एक पूरा पहाड़ बना हुआ है, और एयर क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी पुअर. कुछ भी नहीं है. पोल्यूशन नाम की चीज है ही नहीं. ये सारा पोल्यूशन बहुत एफिशिएंटली खत्म हो सकता है, provided you start cleaning your body first and start converting your waste contribution to energy, not the waste. Each individual has to start doing that, and I can assure you 100% that no pollution will remain on planet Earth for 100% sure. Okay. जी. तो मीन्स जो आपने कहा कि कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी. या अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो दिल्ली का एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ दिख रहा है, विच इज देयर ऑन दिल्ली बॉर्डर, जो विच शुड बी देयर. हम क्या करें? क्या हम उस सारे कूड़े के पहाड़ को कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी? Do you? It seems you are not aware of the latest news. Our minister Gadkari ji, he has eaten away almost half of the pahad and consumed it into roads. So what he has done? He has taken out the energy of that kude ka pahad, and that pahad got shrinked into a very small piece which got used in the roads. Try to understand what I am saying. He has devised a procedure, a system where he was able to withdraw energy placed in the kude ka pahad. And the moment you remove the energy from that kude ka pahad, that this size of pahad reduced to this size, which got used in the road, building the roads. The life of the roads increased.
So try to understand that remove energy from the pollutants which you are throwing in the market and you will get energy in abundance. Use that energy for yourself. You understand what I am saying? You convert your pollutants into energy for use it by yourself. So you will be left with no kuda at all in your body. How can this be practically done? जैसे हम प्राणायाम का आपने एग्जाम्पल लिया, प्राणायाम करने वाले लोगों के अंदर भी वेस्ट जनरेट होता है एंड दे हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क फॉर इट और स्टिल दे आर डिजीज्ड. Still there are many kind of cases. Right. So I never said use pranayam. If you want to convert your waste into energy, then the only option is Shank and Shank technologies. You understand Shank, what it is telling? That I am converting your waste into energy straight and use that energy to do whatever you want to do. And I am saying that use Shank technology to convert your waste into energy and you use your energy yourself. That's the only thing which I am saying. Sorry, I couldn't get it. Convert your waste into energy. Using Shank technologies, not Shank. Using Shank technologies. Yeah. Okay. Not Shank. Shank has inspired us to develop technologies which can convert your waste into energy, and we gave respect to Shank and called the technologies as energy. They are the actually part of infinite emission technologies. Actually they are called infinite emission technologies and we name them Shank technology. अश्विनी जी, मेरा एक यहाँ पे प्रश्न है. मैं थोड़ा सा नेचुरोपैथी के बारे में जानती हूँ या थोड़ा बहुत आयुर्वेद को भी मैंने समझा है कि जो बॉडी का वेस्ट है, बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है उस वेस्ट को बाहर निकालने का. वेस्ट इज देयर इन फिजिकल फॉर्म इन आवर बॉडी. जैसे कि स्वेटिंग हमको होती है या एक्सक्रीटा हमारा बाहर आता है, तो ये सभी हमारी बॉडी के वेस्ट हैं. अगर ये बाहर नहीं आएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी. अब आप कह रहे हैं कि हम सिस्टम ऑफ शंक टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो हमारा एक्सक्रीटा विच इज सपोज टू कम आउट नेचुरली, अगर वो नेचुरली नहीं आ रहा है तो यू यूज सम काइंड ऑफ सिस्टम्स जिसमें विरेचन हो गया, ठीक है, जो भी है, जो भी हम सिस्टम्स यूज करते हैं टू ब्रिंग आउट दिस वेस्ट. अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर ही क्या इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? That is the key. That is the key. That is the key. That is what I am trying to say. Shank technology is precisely that. Your waste you convert into energy for yourself. That's precisely I am trying to say. That is possible. Shank technology has made everything possible. The only thing is that you have to practice, you have to learn, you have to use. जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी किसी बीमारी के बारे में बताते हैं, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी दोनों ही सिस्टम्स में, मैं एलोपैथी का यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि उनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है. तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या आपका पेट साफ होता है. 2 दिन से अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ है तो ये समस्या तो आपको आनी ही है. तो दे गिव सम काइंड ऑफ मेडिसिन कि आपका पेट साफ होना चाहिए. अब अगर वो आपके पास आते हैं जैसे कि शंक टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है, तो उनका आप वेस्ट बाहर निकालने की बजाय वो अंदर ही अंदर एनर्जी में कन्वर्ट. That is the key. That is the key. That you don't need to throw the waste out. भाई अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी में अगर वेस्ट है ही नहीं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है. ये तुम कहते हो, शंक टेक्नोलॉजी नहीं कहती है ये. हम जो फूड खाते हैं उसमें से बहुत बहुत कम परसेंट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और बाकी वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आता है. तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि तुम लोगों को शंक टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, तो फिर ये तो रहेगा ही ना. यू स्टार्ट यूजिंग शंक टेक्नोलॉजी देन यू विल रियलाइज अरे मेरे पास तो वेस्ट है ही नहीं कुछ भी. ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैंने फूड खाया, खाना खाया और उसका कुछ वेस्ट बचा ही नहीं? दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. फिजिकल चीजें जो फिजिकल है वो तो फिजिकल ही रहेंगी
और उनको बाहर निकालना ही इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग बाहर निकालना है, आई एम सेइंग कन्वर्ट इट। बाहर निकाल कर भी कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? या तो फिर अंदर ही कन्वर्ट कर लो ना उसको, प्रॉब्लम क्या है? आई एम गिविंग यू टेक्नोलॉजी, यू कन्वर्ट इट इनसाइड एंड टेस्ट इट फॉर 15 days. No side effect, I can assure you. Oh, there may be side effect, but then you will start having sufficient time, because you will save so much of time sitting in the toilet. जी। So convert your waste into energy. ये अपने आप में एकदम ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादू की बात कर रहे हैं, और मुझे अभी भी मैं इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ दिस एनर्जी विल बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। हमारी शरीर इस एनर्जी को क्या कंज्यूम अप कर पाएगा, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ भी हमारा वेस्ट? 100% कर पाएगा। तुम्हारी बॉडी का वेस्ट है, तुम्हारी बॉडी वेस्ट जनरेट कर रही है, क्योंकि एनर्जी तुम, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। तुम खाना खाते हो तो उससे क्या मिलता है तुम्हें? We get energy, we get blood. You get energy. Okay. Forget everything. You have number of products into it, and after that you get energy. Finally you get energy only. Yeah. तो खाना खाते हो एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि खाना खाओ और उसको सारे के सारे को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। Why you want to convert it to blood? महर्षि चरक हो गए या आचार्य सुश्रुत हो गए या इवन धन्वंतरी जी हो गए, उन लोगों ने तो ये बात बताई नहीं, आप बता रहे हैं। तो यार ये इज इट माई फॉल्ट? अगर किसी ने कुछ बताया है तो उसने जो उसकी समझ होगी उन्होंने बता दिया। इट्स नॉट माई फॉल्ट वेयर आई एम इन्वॉल्व इनटू इट। आई एम गिविंग यू, लाइक दे हैव गिवन सम सिस्टम, आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन सिस्टम। एज यू हैव ट्राइड दैट सिस्टम, ट्राई दिस सिस्टम ऑल्सो। Any kind of food we eat, any kind of lifestyle we follow, we can convert our waste into energy, या इसके लिए एक particular lifestyle follow करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ऋषि मुनियों का याद आ रहा है कि वो लोग कंद मूल फल खाकर ही अपना जीवन यापन करते थे, कुछ इस तरह की हमने स्टोरीज में पढ़ा है। और वो प्रॉब्लम शायद इसीलिए कि बॉडी का वेस्ट ज़्यादा ना हो, उनका ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में ना लगे। तो क्या उस तरह का स्टाइल फॉलो करने की बात? मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, आई डोंट नो हाउ मच रेलेवेंट इट इज। वो कच्चा खाते थे। हाँ। ठीक है, काफी जितना मैंने सुना है, यस। हाँ, नेचुरली, क्योंकि जंगल में फ्रूट्स है, कुकिंग में कौन टाइम खराब करेगा? जंगल में हर चीज अवेलेबल है, और जो उनको लगता था ये सुटेबल है वो खा लिया उन्होंने। और वो सुटेबल है कैसे पहचानते थे? उनके अपने कुछ तरीके होंगे। जैसे एक साधारण तरीका है कि जिस फल पर चिड़िया ने चोंच मारी है वो फल निश्चित है कि पका हुआ है और मीठा है, तो इस तरह के उनके कुछ सिम्टम्स होंगे। एब्सोल्युटली। तो उस कच्चे को खाना खाते हैं वो समझ करके लोगों ने कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। हाँ, यूरोपियन साइड में ये हुआ कि लोग कच्चा मांस भी खाया। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जंगल नहीं थे, फल नहीं थे। किसने कहा? जंगल हर जगह पर अवेलेबल, कोई ऐसा स्थान ही नहीं है। ये तो एक वेल नोन स्टेटमेंट है कि पृथ्वी अपने आप को अगर जगह खाली छोड़ दो तो कूड़े से भर लेती है, घास फूस से भर लेती है, कूड़े से नहीं भर लेती है, घास फूस से भर लेती है। जो ठंडी जगह है, साल के 12 महीनों में से 8 महीने बर्फ से ढकी रहती हैं, वहाँ पृथ्वी कैसे हरी भरी रहेगी? ये मेरी तो उन जगहों पे जानवर ही अवेलेबल होते थे, तो जानवर के मांस से ही अपना काम की। एग्री, ठीक है, लेकिन जब अवेलेबल हो गया तब तो यू कैन शिफ्ट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पुराना तरीका था फलों पर रहना, या बिल्कुल बेसिक रॉ चीज़ों पर ही अपना जीवन यापन करना, नेचुरोपैथी भी इसको एडवोकेट करती है। क्या ये बेहतर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इन फलों पर रहते हो, मान लो, तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी कैसे? अब यहां पर दी रिक्वायरमेंट चेंजेस एज पर जेंडर। जी, तो जेंडर के हिसाब से तुम्हें फूड लेना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। तो
ये मत कहो कि हर एक के लिए जंगल में जो कुछ अवेलेबल है इज गुड फाइन। मांस उन्होंने इसीलिए खाना शुरू किया क्योंकि जेंडर बेस्ड रिक्वायरमेंट चेंजेस। मीन्स जेंडर बेस्ड रिक्वायरमेंट चेंज हुई इसलिए मांस खाना शुरू किया। कुछ भी मतलब नॉट दी कच्चा। व्हाट आई मीन इज फल फ्रूट इज नॉट एनफ। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वेजिटेबल फल फ्रूट खाना इज नॉट एनफ फॉर फीमेल जेंडर, इट इज नॉट एट ऑल एनफ जी। तो जब पकाकर खाया जाएगा, हम जो एग्रीकल्चर जैसे कुक्ड फूड, हाँ। ये इस एग्रीकल्चर की शुरुआत कहते हैं कि एक राजा पृथु हुए भारतवर्ष में जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर खेती शुरू कराई, एग्रीकल्चर शुरू कराया। उसका पर्पस यही रहा होगा कि हम लोग पका कर खाएं रादर देन हम जो अवेलेबल है वो कच्चा खाएं। उसकी जगह हमें जो चाहिए हम वो उगाएं। उसका कारण है, देखो बड़ा कितना सिंपल, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स अवेलेबल है हर चीज के, जो भी सवाल तुम पूछ रही हो। जैसे कि अभी तुमने कहा कि कच्चा क्यों खाते थे, अभी तुमने उससे पहले एक वो दिया कि जिस फल पे चिड़िया ने चोंच मारी है इसका मतलब वो पका हुआ है और मीठा होगा। हाँ जी। तो चिड़िया ने अपने जर्म्स उसके अंदर छोड़ दिए। हाँ, इसको मान सकते हैं कि चिड़िया, मानना क्या है पता ही लग रहा है। चिड़िया ने अपने जर्म्स उसके अंदर छोड़ दिए। अब तुम उसको फल को अगर एज इट इज खाओगे तो तुम्हें फायदा होगा, नुकसान होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी। तो इसलिए कुक फूड खाने का कॉन्सेप्ट चला कि हमें पहचान तो हो गई कि ये फ्रूट हम खा सकते हैं। तो पका हुआ खाना है, कच्चा खाओगे तो वैसे ही नुकसान देगा। तो पका हुआ फ्रूट में चिड़िया ने चोंच मारी हुई है, तो चिड़िया ने जो चोंच मार करके जो अपने जर्म्स छोड़ दिए उसके अंदर, उससे बचाने के लिए, उसके नुकसान को अपने को बचाने के लिए हम उसको कुकिंग करके खाते हैं। काइंड ऑफ स्टरलाइजेशन। एब्सोल्युटली ओके जी। तो अब जब हम कुक्ड फूड खाते हैं तो ये जो कुक्ड फूड है इसमें नेचुरली वैरायटी भी होती है, कुछ फाइबर है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ फैट है। उस सब में जो जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है या हमारी बॉडी की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उतना वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। बाकी बॉडी का एक सिस्टम है, कई लेवल्स पर उस फूड के फ्रेगमेंट्स होते हैं और फाइनली जो बचता है उसको वेस्ट कहा जाता है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पॉइंट बताऊंगा। हाँ जी। कि तुमने जो अभी चिड़िया वाला जो एग्जांपल लिया था, तो वी आर टॉकिंग ऑफ पका हुआ फ्रूट लिया हमने और उसको डिसइंफेक्ट किया। हाँ जी। और जो आज खा रहे हो तो वो कच्चा फ्रूट खा रहे हो। कच्चा? हाँ, इट इज नॉट पका हुआ। कच्चा फ्रूट नहीं, पका हुआ ही खाते हैं। नहीं खाते, कुक करते हो उसको। तुम कुकिंग करने को कच्चा कह रहे हो, जबकि कुकिंग इज डिसइंफेक्टिंग, नॉट पका हुआ। कि गेहूं में कौन से गेहूं के दाने में उसने चोंच मारी है, बताओ, जो तुम उसको मान रहे हो कि पका हुआ है। वो फल नहीं है, वो अनाज है। बात तो फल का मतलब क्या होता है, ये क्या लॉजिक हुआ? एवरीथिंग गिवन बाय नेचर इज ए फल ओनली, नो। अनाज है, उसका नाम देकर के तुमने उसका सत्यानाश कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने नाम अलग अलग देने के चक्कर में सारा का सारा हमें पता ही नहीं कच्चा क्या है पक्का क्या है। आज हम जो आम खा रहे हैं, आप एग्जाम्पल आप देखो, कच्चा आम तोड़ के लाया जाता है, ट्रेन में पकाया जाता है। कैसे, क्यों? क्योंकि केमिकल हम लोग डाल रहे हैं, तो उसको केमिकल से ही साफ करना पड़ेगा तुम्हें। वो होगा नहीं, क्योंकि एक पोल्यूशन से वो दूसरे टाइप के पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, हो ही रहा है। तो हमें पका हुआ, नेचर का पका हुआ सिस्टम को डिसइंफेक्ट करके खाना है, बस इतनी सी बात समझनी है। बट नेचर के द्वारा पका हुआ अवेलेबल ही कहाँ है? क्यों, किसने कहा? गेहूं ही है। आपने कहा गेहूं पर चिड़िया ने तो चोंच मारी नहीं। यस, दैट इज ट्रू। पर गेहूं पर तो चिड़िया कभी चोंच मारेगी भी नहीं। तो इसका मतलब गेहूं खाने लायक है ही नहीं। सिंपल सा बात है भाई। नेचर तुम्हें बताती है कि ये पका हुआ है, ये नहीं पका हुआ है। नेचर का सिस्टम बना हुआ है, और तुम कहते हो प्रकृति के साथ रहो, और प्रकृति के साथ तो रहते हो तुम, पर कच्चा उतार के खा लेते हो। पर चिड़िया का डाइजेशन सिस्टम और ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन सिस्टम में फर्क है। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे उस बारे में, हम तो सिर्फ इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। चिड़िया हैज कंफर्म कि ये पका हुआ फ्रूट है, और उसको हमने डिसइंफेक्ट किया कुकिंग करके, और उसको खा लिया, दैट्स इट।
मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, डाइजेशन सिस्टम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग शुड बी रिपन बाय नेचर एंड यू हैव टू डिसइंफेक्ट इट. और नेचर ने सिस्टम दिए हैं, कंफर्म करती है कि यस ये फ्रूट पका हुआ है. उसको बताने के लिए तुम्हें साइंटिस्ट दिए हुए हैं ऑलरेडी. बर्ड्स, चिड़िया का नाम लिया तुमने, तो हमने कच्चा खाना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कच्चा खाते थे. कहा यह गया है सनातन कल्चर को क्यों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि वो कच्चा क्या खाते थे. वो कच्चा नहीं खाते थे, वो पका हुआ खाते थे, वो डिसइंफेक्ट करके खाते थे. क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? कहां आई? कि वो पका हुआ, तुम एग्जाम्पल भी वही ले रही हो कि चिड़िया ने जिस फल पे चोंच मारी तो पता लग गया ये पका हुआ है, उन्होंने वो फल तोड़ा और खा लिया, डिसइंफेक्ट करके खा लिया. वैसे का वैसा नहीं खाया, डिसइंफेक्ट करके खा लिया. बात खत्म. उसे बचा क्या? वेयर इज द आर्ग्यूमेंट लेफ्ट? सो सेम सिस्टम इज एप्लीकेबल टुडे. डू नॉट ईट कच्चा. डू नॉट ईट कच्चा. डू नॉट ईट एनीथिंग विच इज कुक्ड विथ केमिकल्स. जी. तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कच्चा नहीं खाना है, केमिकल्स से पका हुआ नहीं खाना चाहिए. दैट इज नॉट गुड फॉर अस और फॉर आवर बॉडी. ओके फाइन. लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसी में एक अपने लिए भी अच्छी लाइफ चाहिए और हमारे जो साथ के रहने वाले जीव जंतु और ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के लिए भी चाहिए. जो सनातन संस्कृति में कहा गया है, साधु इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए. यानी कि मेरी भी सभी नीड्स पूरी होनी चाहिए और मेरे सभी साथियों की, यानी कि एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी प्राणी ऑन प्लैनेट अर्थ शुड लिव अ गुड लाइफ. अब इसके लिए यस द अल्टीमेट सोल्यूशन इज कि ठीक है हम कच्चा ना खाएं, हम अपनी बॉडी को बिना बात के कूड़े से ना भर दें. नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि आज के इस कंटेक्स्ट में जब हम गेहूं भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, and we are kind of used to such kind of a life, can Shang technologies help us to actually after realizing that human being is suffering a lot in the current situation, each human is suffering, each human is suffering, so I decided to work on it and try to reduce rejection. When I graduated from Indian Institute of Science, Bangalore, then I realized that I am not going for any job. I am not going for any activity which all others are going to contribute pollution. I would like to work on system where I can start reducing the rejection, not eliminating. Start reducing the rejection by using my skills, whatever I have. Whatever I have learnt in the college, whatever I learnt from my home, whatever I have learnt from the society. So I started working on rejection control systems. Okay. And then the result of that functioning is that I found Shankh is a very interesting system which converts your waste into energy. And then I started working in that direction and developed Shankh technology. But I didn't develop Shankh technology actually. I started working on zero emission technologies. And almost immediately I realized this Shankh came to me, and then I saw that Shankh is not working on zero emission, it is working on infinite emission. So I started working on infinite emission and leading the team who is working on zero emission. Because no one was interested in going for infinite emission, they were only working for zero emission. Yeah. I said fine, perfect. And I alone started working on the infinite emission, and simultaneously I was heading the team of
zero emission. Okay. So I became expert of both. Okay. I have given birth to infinite emission technology, you can say. इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी जिसको आप कह रहे हैं, ये आपकी शंक टेक्नोलॉजी है कि इन्फिनिट एमिशन टेक्नोलॉजी पे काम करते करते जो रिजल्ट आए, टेक्नोलॉजीज बनी, हाँ जी। जो प्रोडक्ट्स बने, जो सिस्टम बने, जी उनको फिर मैंने नाम दिया, दे आर दी सिस्टम्स, दे विल बी कॉल्ड शंक सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर. ओके And I am talking about healthcare means at all levels, physical, mental, spiritual and energy. ओके. जी. सो ये जो आपका इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत बात होती है. इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए. एक आप शंक टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू एनर्जी, एक आप इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं. इन दोनों में अंतर क्या है? तो इनफाइनाइट, यहाँ पर तुम्हें इनफाइनाइट शब्द का मतलब समझना पड़ेगा. हाँ जी. जैसे मैंने कहा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जी. विल यू कॉल देम फाइनाइट और यू विल कॉल देम इनफाइनाइट? फाइनाइट है. कैसे? इट इज मेजरेबल, उसका एक वेट है, क्वांटिटी है. फाइनाइट मीन्स Measurable. की एक लिमिट है. नो, इनफाइनाइट इज मेजरेबल. इनफाइनाइट इज नॉट मेजरेबल. It is measurable. Your problem is that you have inch tape of only 12 inches, so you can measure only 12 inches. But that doesn't mean 50 inches does not exist. For 12 inches, 50 inch becomes infinite. इनफाइनाइट मैथमेटिक्स के टर्म्स में उसे कहा जाता है जहां तक हमारा स्केल या हमारा नंबर लाइन नहीं जाता, हमारे पास कोई नंबर नहीं है वहां लिखने के लिए, तो हम उसको किसने कहा? जीरो तुम कितनी भी लगाते चले जाओ, कौन रोकता है? कहाँ रोकता है कोई? कैसे रोक सकता है? रुक नहीं रहा. हमने जीरो लगाते चले गए. हाँ, पर अभी भी उसकी तो तुम्हारी लिमिटेशन है ना. सी, इन्फिनिटी की लिमिटेशन नहीं है ये तुम्हारी लिमिटेशन है, इसलिए तुमने उसको इनफाइनाइट कह दिया. इनफाइनाइट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. हम पहुंच नहीं सकते इनफाइनाइट पे कभी भी. अरे पहुंचते हैं, हमारी लिमिट है इनफाइनाइट. हमारी लिमिट है, हमारी लिमिट से हमने इन्फिनिटी को डिफाइन कर दिया. अगर मैं 12 इंच नाप सकता हूं तो मेरे लिए 50 इंच इज इनफाइनाइट. अगर मैं 100 इंच नाप सकता हूं तो मेरे लिए इन्फिनिटी इज 1000 इंच. समझो बात को. मेरा लाइफ स्पैन इज इन्फिनिटी, क्योंकि मैं कब मरूंगा, मुझे इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड. तो इन्फिनिटी शब्द आया यहां से कि मुझे आज नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, तो माई लाइफ इज इन्फिनिटी. बट मैं मरूंगा, दैट इज द लिमिट. सो वो लिमिट लग गई है. तो इट इज ओनली ए स्टेशन. लाइफ इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बट वन स्टेशन कम्स व्हेन आई चेंज माई बॉडी. जी. ओके. तो इन्फिनिटी इज मेजरेबल. यस. ओके. ठीक है, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं कि हमारी खुद की ही लिमिटेशंस या हमारी खुद की ही सोच का दायरा ये डिफाइन करता है कि ये इनफाइनाइट है. करेक्ट. क्योंकि मैंने कभी इससे आगे नहीं देखा, तो मैंने उसके आगे को इनफाइनाइट लिखकर छोड़ दिया कि यहाँ से आगे तो इनफाइनाइट है. आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट. राइट. मेरा ब्रह्मांड उतना ही है जितना मैं सोच पाती True. हूँ, देख पाती हूँ, True. समझ पाती हूँ. True. ओके, True. एग्री. इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजीज का अर्थ क्या है? मैं शंक टेक्नोलॉजी समझ पा रही हूँ कि आप वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, और वो एनर्जी को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, और उस एनर्जी के द्वारा ही हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ये बात आपकी समझ आती है. इनफाइनाइट समझ आता है. इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजीज क्या है? इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजीज जो है, बड़ा सिंपल सा बात है कि जो तुमने खाना खाया, जी. लेट अस टॉक ऑफ प्रिसाइजली फूड. हाँ जी. जो तुमने खाना खाया, उस खाने को तुम क्या चाहोगे कि इट शुड गिव यू द टोटल एनर्जी और इट शुड गिव यू द वेस्ट? टेल मी दैट. Naturally, we would like it to give us the maximum energy possible. Right? So you want you have eaten infinite and you want infinite energy to be delivered. हाँ जी. क्योंकि तुमने जो खाना खाया तुम्हारी लिमिट के हिसाब से तो खाया ना तुमने, तो you have eaten infinite as far as you are concerned. It was your limit, so you know that my limit is there. So similarly, you generate that infinite energy which is sufficient for you.
इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि शंट टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि तुम्हें चाहिए। अब एनर्जी कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी, वो कितनी एनर्जी, ये मेरे लिए इनफाइनाइट है, क्योंकि मुझे जितनी चाहिए उतनी मैं कर लूँ, किसी और पर्पस के लिए जितनी चाहिए उतनी की जा सकती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इसलिए आप इनफाइनाइट वर्ड लगा रहे हैं कि जहाँ जितनी नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतनी ही होगी। करेक्ट। जैसे थर्मल पावर प्लांट का एक कैपेसिटी होती है कि ये इतना यस यस, एवरीवेयर एवरी मशीन हैज अ लिमिटेशन। 5 किलो की वॉशिंग मशीन है, 10 किलो की है, 2 किलो की है। हाँ, एनर्जी जनरेशन का भी अभी तक एक लिमिटेशन रहा है कि Right. सोलर पावर प्लांट है तो इतना ट्रू ट्रू रहेगा ही। बट शंट टेक्नोलॉजी का जो एनर्जी जनरेशन का लिमिट है वो इंफिनिटी है। हर एक का इन्फिनिटी होगा ना, जिसको 200 मेगावाट की लिमिट है वो तो हमें पता है, पर अगर वो 10 मेगावाट हम उससे जनरेट करेंगे तो 200 मेगावाट बिकम्स इन्फिनिटी, नो? हाँ, मतलब आपको जितनी नीड है उतनी आप जनरेट बस दैट्स इट। अश्विनी जी, यहाँ पे एक और प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है जी। अभी हमारे पास थोड़ा समय बचा है। रेकी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपने आप में बड़ा ही फैसिनेटिंग सा टॉपिक है। इसमें हम नेचर से एनर्जी लेते हैं। मैं रेकी प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, पर मैंने देखा है दे डिराइव द एनर्जी फ्रॉम नेचर एंड दे हील सम अदर पर्सन हु माइट बी सिटिंग समवेयर एल्स, मतलब रिमोटली इसमें हीलिंग की जाती है। तो पर मुझे रेकी प्रैक्टिशनर ने ये बताया कि जो एनर्जी हम नेचर से लेते हैं और हम आगे पास ऑन करते हैं, तो उसमें हमारे पास भी कुछ बच जाती है विच कैन डिस्टर्ब आवर बॉडी, और इसलिए कॉन्सेप्ट ही गलत है ये। हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं अपने आप को क्लींस करने की, सो दैट दिस एक्स्ट्रा एनर्जी डज नॉट हार्म अस। ये मुझे ये एक्चुअली इसमें दिस concept has been misunderstood. The Reiki person who is doing Reiki for some patient, he is not using energy from nature. He is using self energy to cure that person, using the atmosphere to transfer your energy to that person. नहीं, वो नेचर से एनर्जी लेते नहीं लेते हैं, यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो नहीं लेते हैं। वो जो ये कह रहे हैं कि अपने आप को हमें वो एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, एक्चुअली दे हैव लॉस्ट दैट एनर्जी, सो दे आर ट्राइंग टू रिकवर दैट एनर्जी इनसाइड देम। दैट इज व्हाट द मिसअंडरस्टैंडिंग इज, दैट दे आर नॉट यूजिंग एनर्जी गिवन बाय नेचर, दे आर यूजिंग देयर ओन एनर्जी। दैट इज व्हाई रेकी पीपल सफर मैक्सिमम इफ दे डोंट क्लीन देमसेल्फ। In the name of cleaning, they are trying to recover whatever energy they have lost and they have given it to transfer it to patient. So they recover that energy. तुम देखोगे कि रेकी वाले जब भी कुछ वो करते हैं ना, तो एक हर सेशन के बाद वो ऐसे करते हैं। तो they are throwing out the excess energy. No, they are throwing out the force so that nature recovers their energy back. You try to understand. Why will planet Earth take your waste? You are taking back your energy from Earth, from nature. You are applying force. Why don't you understand that? It's clearly visible that they are applying force. Applying force for what? Throwing out the waste they have created inside, because energy they have passed on to somebody else, so waste remained in them. So they need energy to convert that waste into energy back. So means there is nothing called excess energy in our body anytime. It cannot be. Your body will explode. If the moment you have extra energy in your body will explode. एक और जो सनातन संस्कृति में तरीका है ओम का जाप करना या कुछ पर्टिकुलर मंत्रों का जाप करना या हवन करना, ये सभी प्रैक्टिसेस सनातन संस्कृति में की जाती हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर एनर्जी लेवल, अपने एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए। अभी भी आज गुरुकुल हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस कराई जाती है। क्यों एलोपैथी में की जाती है यूज, ये म्यूजिक थेरेपी? हाँ, देयर इज म्यूजिक तो ये सब तो ऑफशूट एलोपैथी की तो है। म्यूजिक थेरेपी इज देयर। एलोपैथी में वो एक ना इंजेक्शन लगाते थे जी, they used to inject medicine. So now the infusion pump has come, that they take 1 hour or 20 minutes depending on the requirement of the body or the disease.
they inject that medicine into the body at that rate. What does it mean? At that rate means? कि वो इंजेक्शन पूरा का पूरा अगर हाथ से लगाते हो तो 1 मिनट में चला जाएगा या आधे मिनट में चला जाएगा। लेकिन जब इन्फ्यूजन पंप के थ्रू लगाते हो तो उसमें सेट कर देते हो कि ये पूरा इंजेक्शन जो है 1 घंटे में बॉडी के अंदर जाना चाहिए। हाँ, इसी तरह से जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो दे सेट द स्पीड कि इतनी जल्दी जल्दी नहीं, एग्जैक्टली, धीरे धीरे। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट वाइब्रेशंस, दैट इज ऑल मंत्रास। मंत्रास आर नथिंग बट वाइब्रेशन, क्रिएटिंग वाइब्रेशंस। अरे कमाल है, वाइब्रेशंस, इट्स टोटली ऑल अबाउट टाइम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट टाइम कम्स इन, इट्स वाइब्रेशंस। मंत्रास में उच्चारण का इफेक्ट पड़ता है। Customized. That is what you are setting the time limit. That is why you are setting the time limit. Same injection, same medicine, you are injecting in different people in different rate. That is customization. Mantras are nothing but customization of vibrations. That is called heartbeat modulation technology. That is again a shunt technology or infinite energy technology, infinite emission technology, HBM, heartbeat modulation technology. इसका मतलब जो सनातन संस्कृति में हवन की परंपरा रही है या मंत्रोच्चारण की, जाप की परंपरा रही है, that is actually a good idea and it can give us the sufficient energy which we want, which we Allopathy is, the concept of allopathy is started adopting all this. अभी क्या हुआ? कोरोना के टाइम पर देखो क्या हुआ। कोरोना has given you such a big warning that convert your waste into energy, not into waste. के we are working on water cleaning. You should work on air cleaning. Otherwise, masses of deaths are going to take place. Water is something which you can live without it, but air is something which you cannot live without it. So today we should start worrying about cleaning air rather than water. Water will automatically get cleaned if you start cleaning air. जी। But how do we clean air? I mean, ठीक है, ये कहने में बहुत अच्छा है कि एयर को क्लींस करना बहुत important है, but how do we do it? Very simple. Chunk technology again has an answer to this now. So you can provide a solution to cleanse the air of a particular city or a particular locality. Can you claim that? Everywhere, anywhere, you can clean the air of your home with that. Shunt technology is available for each individual. You are talking about city and that's such a big. It is available for each individual. It is so customized. जी। So means shunt technology और infinite emission technologies, ये हमारे पास दो ऐसे शब्द हैं या दो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा अगर हम एनवायरनमेंट को लेकर एक्चुअली वरिड हैं, विच वी हैव नो चॉइस, हमें होना ही पड़ेगा। You have no choice. No one has any choice. हाँ, Corona has proved that first you should start worrying about cleaning air, and air should not be cleaned with chemicals. Mind it. Cleaning of water with chemicals has brought this level that today we are worried about drinking water. So don't try to clean air with chemicals. Try to convert waste into energy. That energy will itself clean the air by itself. Okay. जी। So now we have technologies called shunt technology and the whole concept is about infinite emission technologies. जी। जिसके थ्रू हम हर तरह के पोल्यूशन को हटा सकते हैं, बी इट एट इंडिविजुअल लेवल, बी इट एट सिटी लेवल और ग्लोबल लेवल, राइट, या यूनिवर्सल लेवल ऑल्सो। ओके, सो शंट टेक्नोलॉजीज के इनोवेटर अश्विनी जी से हमारी बात हो रही थी, कुशनाकर भैया दिल्ली वाले के नाम से जो जाने जाते हैं, एंड ही हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट इनफाइनाइट एमिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कि जितनी आपको नीड है उतनी एनर्जी आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं थ्रू योर वेस्ट, यानी कि योर वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी using shunt technology, and this is the only answer for air pollution and water pollution and all kind of pollutions. इसमें सबसे ज़्यादा वरीयता या इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए, प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए एयर पोल्यूशन को क्लींस करने की, क्योंकि वाटर पोल्यूशन को क्लींस करने के से एयर पोल्यूशन क्लींस नहीं होगा। केमिकल यूज़ करना इज़ नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन, दैट इज़ व्हाट अश्विनी जी हैज़ टू से। आज के केतु विज्ञान में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी।
आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। केतु विज्ञान में हम इसी तरह के सब्जेक्ट्स पर बातचीत करते रहेंगे लगातार। आप टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं, अपनी जो आप ये सेवा मानव जगत के लिए कर रहे हैं, ये निसंदेह पूजनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।